गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बायो से संबंधित हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पीत रस, अग्नाशी रस और आत्रीय रस के बारे में। अमाशय में भोजन कितना देर रहता है? 4 घंटा रहता है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? भोजन पहुंचता है अम्लान में, यानी कायमा में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कायमा में। और यहाँ पर क्या होता है? पीत रस जो कहाँ बनता है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। वो पीत रस कहाँ पहुंचता है? कायमा में पहुंचता है। और पीत रस क्षारीय होने के कारण क्या होता है? कायमा को क्षारीय बना देता है। उसका भोजन कहाँ पहुँचता है? भोजन पहुँचता है ग्रहण यानी डिओडेनम में। छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत 3 भाग में होता है, डिओडेनम, इलियम और जियोजेनम। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा? डिओडेनम में। उसके बाद अग्नाशी रस जो है वो आकर कायमा से संपर्क करता है। अग्नाशी रस कहाँ संपर्क करेगा? कायमा से। और कायमा से संपर्क करेगा। उसके बाद इसको आगे बढ़ा कहाँ लेकर जाता है? यहाँ पे इलियम में जाता है। और आत्रीय रस भी का संपर्क कहाँ होता है? वो कायमा में होता है। मतलब तीनों रस का संपर्क कहाँ होगा? कायमा में होगा। फिर से अमाशय में भोजन 4 घंटा रहता है। उसके बाद क्या होता है? अम्लान, यानी भोजन कहाँ पहुँचेगा? कायमा में पहुँचेगा। और कायमा में पहुँचेगा तो जो पीत बनता है वो यकृत में बनता है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पीत रस जो होता है, वो कायमा में पहुँचता है। और पीत रस क्षारीय होने के कारण क्या होता है? कायमा को क्षारीय बना देता है। उसके बाद भोजन कहाँ आगे बढ़ता है? डिओडेनम में। उसके बाद अग्नाशी रस का स्राव होता है। छोटी आंत में ही तीनों रसों का स्राव होता है। अग्नाशी रस जो होगा वो पहुँचेगा कहाँ पे? कायमा में। उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा के कहाँ ले जाता है? इलियम में। छोटी आंत 3 भागों में होता है, डिओडेनम, इलियम और जियोजेनम। उसके बाद क्या होता है? आत्रीय रस का संपर्क भी पुनः कायमा से होता है। उसके बाद क्या होता है? और पीत रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसा अंकुर द्वारा होता है। और बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। फिर से बताने की कोशिश करते हैं। छोटी आंत जो होता है 3 भाग में बटा होता है। एक होता है डिओडेनम, एक होता है इलियम और एक होता है जियोजेनम। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पीत रस के बारे में, अग्नाशी रस के बारे में और आत्रीय रस के बारे में। और ये संपूर्ण जो टॉपिक है वो छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो हमारे कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अमाशय से भोजन चला। अमाशय भोजन 4 घंटा रहता है अमाशय में। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा? अम्लान में पहुँचेगा, यानी कायमा में पहुँचेगा। और कायमा पीत रस बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में। और पीत रस कायमा में पहुंचता है। और पीत रस क्षारीय होने के कारण क्या होता है? कायमा को क्षारीय बना देता है। और पीत रस में कोई ही एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बाद अग्नाशय रस का भी संपर्क होता है कायमा से। तीनों वहीं पहुंचता है। अग्नाशय रस का संपर्क होता है कायमा से। उसका इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर आंत के दूसरे पार्ट में ले जाता है, इलियम में ले जाता है। और आत्रीय रस का भी संपर्क होता है कहाँ पे? कायमा में होता है। इसलिए भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में भोजन के छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और उसका अवशोषण जो होता है छोटी आंत में स्थित रसा अंकुर द्वारा होता है। और जो भोजन पचा हुआ नहीं है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा बड़ी आंत में चला जाएगा। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण की प्रक्रिया होती है। हम लोग पीत रस के बारे में पढ़ रहे थे। पीत रस होता क्या है? इसमें क्या होता है कि पीत रस जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये पूछता है क्वेश्चन कि पीत कहाँ बनता है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय कैसा होता है? एक नाशपाती का आकार के जैसा होता है पित्ताशय। और पीत रस का रंग कैसा होता है? तो पीत रस होता है गाढ़ा हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पूछता है पीत कैसा द्रव है? तो क्षारीय द्रव। आत्रीय रस भी क्षारीय द्रव होता है।
और अग्नाशय रस भी क्षारीय द्रव्य होता है। और इसमें कौन कौन से पीत रस में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो पीत रस में पाया जाता है, पिगमेंट पाए जाते हैं बिलिरुबिन और बिलबॉर्डिन नामक 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। पीत रस में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो बिलिरुबिन और बिलबॉर्डिन नामक 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। और प्रतिदिन कितना पित्त रस का स्राव होता है? तो मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर पित्त रस का स्राव होता है। पूछेगा आपसे कि मनुष्य में कितना पित्त रस का स्राव हमेशा होता है प्रतिदिन? तो 600 मिलीलीटर होता है। और पूछता है कि पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में क्या होता है? कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में 2 लवण उपस्थित रहते हैं। कौन कौन? सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टार्कोलेट। इनका वर्क क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। हमारे कहने का मतलब वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। स्टार्च का कौन करता है? डाइजेस्टेज करता है। तो ये पित्त रस क्या करता है? जो वसा, जो हम लोग वसा के रूप में जो भोजन जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और इस प्रक्रिया को क्या करता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है इमल्सीकरण। मतलब ये दोनों लवण क्या करते हैं? पित्त रस में 2 लवण उपस्थित रहते हैं। कौन कौन? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट। जब हम वसा के रूप में कोई भी भोजन को लेते हैं तो ये क्या करते हैं? जल के साथ मिलाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये दोनों लवण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों लवण उपस्थित रहते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट। और ये बताओ हमको आप लोग कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो वसा में होता है घुलनशील ए, डी और के। एडेक, इसका ट्रिक क्या होता है? ए, डी और के। क्या अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, ई है और के है, उसके अवशोषण में भी क्या होती है? पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप इनकेस ऐसा भी होता है यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन क्या होगा? वसा का पाचन होता है वो समाप्त नहीं होता है, वो पाचन हमेशा होते रहेगा। अग्नाशी रस के बारे में जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। अग्नाशी रस कैसा होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्नाशी रस पूछता है कि अग्नाशी रस कैसी प्रकृति का होता है? तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशी रस स्रावित होता है अग्नाशय कोशिका से। अग्नाशय कोशिका से स्रावित होता है। और आप लोग बताइए कि एचसीएल का स्राव कहाँ से होता है? तो एचसीएल का स्राव होता है एमनियोटिक कोशिका से होता है। एचसीएल का स्राव कहाँ से होता है? एमनियोटिक कोशिका से होता है। तो अग्नाशी रस प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशी कोशिकाओं से होता है। अब पूछता है कि अग्नाशी रस जो स्राव होता है उसमें कितना जल है और कितना प्रतिशत एंजाइम होता है? तो अग्नाशी रस में 98% जो होता है, 98% क्या होता है? जल होता है। और 2% क्या होता है? एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। और अग्नाशी रस को क्या कहा जाता है? इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझिए पहले। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित है। अतः इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है ये कौन करता है? एमाइलेज नामक एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन करता है लाइपेज करता है। लाइपेज नामक एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। और आपसे पूछा जाए कि स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है डाइजेस्टेज करता है। तो इसलिए अग्नाशी रस में क्या पाया जाता है? एंजाइम भी पाए जाते हैं और हार्मोन भी पाए जाते हैं। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा,
प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित है, तो इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। जो अग्नाशय की जो कोशिका होती है, अग्नाशी कोशिका जो होती है वो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी दोनों है, क्योंकि इसे 3 हार्मोन भी निकलते हैं। कौन कौन निकलते हैं? ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा कोशिका से, और बीटा से इंसुलिन निकलता है, और गामा से सोमैटोस्टेटिन कहा जाता है। लेकिन इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर रहा है? एमाइलेज नामक एंजाइम। और वसा का पाचन कौन कर रहा है? लाइपेज कर रहा है। प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन कर रहा है। मतलब जो हम लोग खाद्य पदार्थ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, इन तीनों को पाचन करने के लिए इसमें एंजाइम उपस्थित है। और एंजाइम की मात्रा कितनी है? वो 2% होती है। एंजाइम और लवण होते हैं, बाकी 98% क्या होता है? जल होता है। इसलिए अग्नाशय को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो डाइएस्टेज करता है। आत्रीय रस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आत्रीय रस जो होता है हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव है। तीनों पीत रस हो, अग्नाशी रस हो और आत्रीय रस, तीनों प्रकृति में कैसे होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। और कहाँ से स्रावित होते हैं? आंतरिक पूछता है, आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मनुष्य में लगभग कितना आत्रीय रस का स्राव होता है? तो 2 से 3 लीटर आत्रीय रस का स्राव होता है। कितनी बार पूछा गया है? 2 से 3 लीटर स्रावित होता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है ना, ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन का में होती है। अब पूछता है कि आत्रीय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं, तो इसके बारे में फिर से बताने की कोशिश करते हैं। इसमें स्मेल, इसमें कौन होता है? स्मेल होता है। मतलब ए से सुक्रोज हो जाएगा, एम से हो जाएगा माल्टोज हो जाएगा, ई से कौन हो जाएगा? इरेप्सिन हो जाएगा, और एल से कौन होगा? लैक्टोज। छोटी आंत में कौन सी एंजाइम उपस्थित रहती है? तो स्मेल होगा। इसमें आत्रीय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित रहती है? छोटी आंत में ये सी प्रक्रियाएं होती है, तो कौन सी होती है? स्मेल। और इसका काम क्या है माल्टोज का? तो माल्टोज क्या करता है? या माल्टोज क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और सुक्रोज क्या होता है? जो चीनी का प्रमुख घटक कौन है? सुक्रोज। वो किससे कन्वर्ट होता है? सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदला जाता है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज। और लैक्टोज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लाइकोटोज में बदल देता है। कौन? लैक्टोज होता है, उसमें किससे परिवर्तित होता है? वो ग्लूकोज में और ग्लाइकोटोज में परिवर्तित हो जाता है। और इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन जो छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण है, ये ट्राइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। मानव शरीर में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 20, जिसमें 10 जो होता है शरीर में बनता है, 10 शरीर में बनता है, बॉडी में बनता है, और 10 जो होता है आउट ऑफ बॉडी बनता है। मानव शरीर में कितने एमिनो एसिड होते हैं? तो 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें 10 शरीर में बनता है और 10 बाहर बनता है। इस प्रकार आंत में जो होता है संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आत्रीय रस, पीत रस और अग्नाशी रस तीनों का कायमा में प्रतिक्रिया होती है, कायमा से प्रतिक्रिया होती है, तीनों का मिलन वहीं पे होता है। और इस कारण से भोजन का तीनों रस का स्राव के कारण भोजन का यहाँ पे संपूर्ण पाचन हो जाता है। और अग्नाशी रस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? माइलेज करता है। और वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। और छोटी आंत में कौन कौन सी एंजाइम उपस्थित रहती है? यानी आत्रीय रस में कौन कौन सी एंजाइम उपस्थित रहती है? तो स्मेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। मतलब एस से हो जाएगा सुक्रोज, एम से माल्टोज, ई से इरेप्सिन और एल से होता है लैक्टोज। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।